देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो बिहार एपीओ मेंस के लिए क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है और आने के चांस हैं उनको बताया जा रहा है। और इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार रखेंगे। आइए, आपका शुरू हम करेंगे 101 से लेकर 167 तक। पहले आपका लास्ट वाला पढ़ाया जाएगा सब, और प्रारंभ वाला भी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि लास्ट में टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं और लोग कम पढ़े रहते हैं और यहीं से गलती हो सकती है। अतः आइए, आपका बर्डन ऑफ प्रूफ को देखा जाए। यानी कि सबूत के भार को हम देखेंगे, बर्डन ऑफ प्रूफ। तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ में जो 101 से लेकर 114 तक हैं, इसमें तमाम प्रकार के मॉडल बनते हैं। पहला मॉडल हम बता रहे हैं आपका, जो एचजेएस यूपी में बन चुका है और कई राज्यों में मेंस में बन चुका है। और वह ये बना है कि क्रिमिनल मामलों में और सिविल मामलों में बर्डन ऑफ प्रूफ या सबूत के भार के नियमों में अंतर बताइए। ये यूपी एचजेएस में भी क्वेश्चन बन चुका है। फिर एक बार प्रश्न हम बता दें कि क्रिमिनल मामले यानी कि दांडिक मामले तथा सिविल मामले यानी कि दीवानी मामले में बर्डन ऑफ प्रूफ के नियमों में क्या अंतर है, उन अंतरों का उल्लेख करिए। तो आपका क्या जवाब रहेगा और इस क्वेश्चन को आप कैसे डील करेंगे? आइए, हम एक एक करके इन्हें आपका शुरू करते हैं। भूमिका, आप इसकी भूमिका कैसे बांधेंगे वह देखा जाए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम सिविल तथा आपराधिक दोनों मामलों में समान रूप से लागू होता है, लेकिन फिर भी सिविल और आपराधिक मामलों में सबूत के भार में महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित है। फिर एक बार इस लाइन को देखिए जो भूमिका बांधनी है। आपका क्वेश्चन हमने पूछा, मैंने बता रहा हूं मैं कि सबूत के भार में सिविल और क्रिमिनल मामलों में क्या डिफरेंस हैं। तो फिर एक बार देखिए कैसे भूमिका लिखेंगे कि सामान्यतः भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों में समान रूप से लागू होता है, लेकिन फिर भी आप फिर भी क्रिमिनल और सिविल मामलों में सबूत के भार को लेकर महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित है। और कम से कम 8 या 10 अंतर रट्टा मार कर जाना है बिहार के लिए, मेंस के लिए। पहला अंतर हम बताते हैं, आपराधिक विधियों का कठोर निर्वचन किया जाता है। यानी कि क्रिमिनल जो लॉ होता है उसका स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन किया जाता है, जबकि सिविल विधियों का उदार निर्वचन किया जाता है। ये पहले इंटरप्रिटेशन में दिखा देंगे। दूसरा अंतर आप दिखाएंगे कि दांडिक विधियों में सिद्धिभारिता का मानक बहुत कठोर होता है, क्योंकि मामूली चूक
घोर अन्याय का कारण बन सकती हैं एवं इस चूक की भरपाई बाद में नहीं की जा सकती। फिर एक बार इसको देखिए, क्रिमिनल विधियों में सिद्धिभारता यानी कि प्रूफ करने का जो स्टैंडर्ड होता है, मानक होता है, वह बहुत कठोर होता है, क्योंकि मामूली चूक घोर अन्याय का कारण बन सकती है एवं इस चूक की भरपाई संभव नहीं रहती। जबकि सिविल मामलों में सिद्धि भारिता का मानक उदार या लिबरल होता है, क्योंकि ऐसे मामले में अन्याय की संभावना कम रहती है एवं चूक की भरपाई भी की जा सकती है। ये दूसरा अंतर आया। तीसरा अंतर देखिए, दांडिक मामलों में अभियुक्त के पक्ष में सदैव निर्दोषिता की उपधारणा की जाती है, यानी कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। अर्थात आपराधिक मामलों में न्यायालय में जब भी अभियुक्त पेश किया जाता है या हाजिर होता है, न्यायालय ये कल्पना करके चलता है कि अभियुक्त ने अपराध नहीं किया। अभियोजन यानी कि प्रोसिक्यूशन या कंप्लेंट करने वाले का यानी कि अभियोजन या परिवादी को यह साबित करना पड़ता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है, यानी कि अभियोजन या परिवादी को युक्त संदेह से परे यह साबित करना पड़ता है कि अभिकथित अपराध अभियुक्त व्यक्ति ने ही किया। लेकिन विगत कुछ दशकों में यह उपधारणा शिथिलीकरण की अवस्था में है, यानी कि इस अनुमान को शिथिल किया जा रहा है तथा कुछ अपराधों में ये उपधारणा करके चल रहा न्यायालय कि अभिकथित अपराध अभियुक्त ने ही किया। ये आपका जैसे जैसे में उदाहरण दे देंगे, महिलाओं के विरुद्ध अपराध में यहाँ एविडेंस में आपका 113 ए, 113 बी, 114 ए। सामाजिक आर्थिक अपराध में कठोर दायित्व की परिधि में आने वाले अपराध में और उपधारणाएं, यानी कि ये आप लिखेंगे। अब आइए सिविल मामला। जहाँ तक सिविल मामले की बात है, वादी से यह अपेक्षित नहीं है कि वह अपना मामला युक्त संदेह से परे साबित करे। वादी द्वारा अपना मामला प्रथम दृष्टया स्थापित कर देना ही पर्याप्त होगा। यदि वादी प्रथम दृष्टया अपना मामला स्थापित कर देता है, तब न्यायालय प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाता है, यानी कि उतना कठोर नहीं है। युक्त संदेह से परे साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चौथा देखिए, आपराधिक मामलों में सबूत का भार अभियोजन पर होता है, जबकि सिविल मामलों में सबूत का भार वादी एवं प्रतिवादी दोनों पर होता है। फिर एक बार इसको देखिए, क्रिमिनल मामलों में आपका सामान्यतः बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है? प्रोसिक्यूशन पर। ये सेक्शन याद रखना है, एविडेंस का सेक्शन 101। कौन सा सेक्शन है? 101। ये प्री में भी पूछा गया है। जबकि सिविल मामलों में जो सबूत का भार होता है, वह आपका
वादी एवं प्रतिवादी दोनों पर होता है। आइए पांचवा अंतर देखा जाए। आपराधिक मामलों में युगों युगों से माने काफी लंबे समय से यह सिद्धांत चला आ रहा है कि भले ही हजार अपराधी छूट जाएं, लेकिन किसी निर्दोष को सजा न दी जाए। लेकिन सिविल मामलों में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है, याद रखना है। माने ये सिद्धांत किसमें केवल है? क्रिमिनल में, सिविल में नहीं। छठवां अंतर आप दिखाएंगे कि आपराधिक मामलों में बचाव के लिए कही गई बातों को साबित करने के लिए अभियुक्त आबद्ध या बाध्य नहीं है। अर्थात यदि अभियुक्त अपने बचाव में कुछ बातें कहता है और उन तो ऐसी दशा में वह बाउंड नहीं है कि वह उन बातों को प्रूफ करे, साबित करे। लेकिन जहाँ तक सिविल मामलों की बात है, चाहे वह वादी हो और चाहे वह प्रतिवादी हो, जो भी वे बात करते हैं उनके लिए बाध्यकारी है कि वह अपनी अपनी बातों को क्या करें? साबित। सातवां अंतर देखिए, आपराधिक मामलों में संदेह का लाभ सदैव अभियुक्त को मिलता है, जबकि सिविल मामलों में ऐसा कोई नियम नहीं है। आठवां अंतर दिखाएंगे, आपराधिक मामलों में अभियोजन की कमजोरी का फायदा अभियुक्त सदैव उठा सकता है, लेकिन अभियुक्त की कमजोरी का फायदा अभियोजन को सदैव उठाने नहीं दिया जाएगा। जबकि आपका अगला है कि यदि दोनों पक्षकार दोनों तरफ से साक्ष्य आ जाने के पश्चात न्यायालय के मन में संदेह उत्पन्न हो गया, तो क्रिमिनल मामलों में इस संदेह के लाभ का कौन हकदार होगा? अभियुक्त। तो जो 7 या 8 अंतर महत्वपूर्ण है, उनको तैयार कर लेना है और लिख लेना है। इसके बाद हम आते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। देखिए आपका सबूत के भार। अब क्वेश्चन यहाँ से देखिए कैसा बनता है। एक तो आपका क्वेश्चन ये बनता है कि सबूत के भार से आप क्या समझते हैं? सुसंगत प्रावधानों का उल्लेख करिए। इसके बाद एक आपका उछल्ला जोड़ देगा, यानी कि एक समस्या दे देगा और समस्या में ये लिखेगा कि प्रस्तुत समस्या में सबूत का भार किस पर होगा। देखिए, सबूत का मतलब होता है प्रमाण और भार का मतलब होता है दायित्व, यानी कि वह कौन सा पक्षकार होगा जिस पर प्रमाण देने का दायित्व होगा, जिम्मेदारी होगा। इसके लिए एविडेंस का आपका अध्याय 7 में सेक्शन 101 से लेकर 14114 ए तक प्रावधान है। अब देखिए आपका अगर देखिए इस क्वेश्चन की आप शुरुआत कैसे करेंगे, क्योंकि जितना पूछा जाए उतना ही आपको लिखना है और टिप्पणी में पूछा जाए तो और 60 में कर देना है। देखिए कैसे शुरुआत करेंगे।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अध्याय 7 में धारा 101 से लेकर 114 ए तक में सबूत के भार के विषय में प्रावधान किया गया है, जिसमें धारा 101 से लेकर 105 तक सबूत के भार के बारे में सामान्य नियम प्रतिपादित किया गया है, जबकि धारा 106 से लेकर 114 ए तक इसके एक्सेप्शन दिए गए हैं। देखिए, तो अब यहाँ सतर्क रहना, पूरी धाराएं नहीं। अगर बर्डन ऑफ प्रूफ पूछे तो आपको 105 तक रोक देना है। हाँ, ये जरूर है कि ऊपर आप भूमिका में जरूर दिखाइए कि बर्डन ऑफ प्रूफ के जो एक्सेप्शन दिए गए हैं 106 से लेकर 10114 ए तक में दिए गए हैं। और इस भूमिका में देखिए, हमने अध्याय भी लिखवा मैंने बता दिया 2-3 लाइन में, वह सेक्शन भी बता दिया, नियम भी बता दिया, और क्या बता दिया 3 लाइन में, एक्सेप्शन। ये सबूत के भार के बारे में नियम निम्नलिखित हैं और तुरंत 101 से लेकर 105 तक लिखना है। समय रहे तो थोड़ा व्याख्या करिए, न समय रहे तो थोड़ा शॉर्टकट कर दिए। देखिए, आपका 101 सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ। जो कोई न्यायालय से, बैरक की भाषा याद होनी चाहिए, जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर हैं जिन्हें वह प्रख्यात करता है माने मांग करता है, या एसर्ट करता है, क्लेम करता है, दावा करता है, प्रख्यात करता है, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है, माने वे तथ्य मौजूद हैं। फिर आपका पैराग्राफ चेंज करके बताया गया है, जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्ध है, तब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है। यानी कि वह कौन सा पक्षकार है जो किसी तथ्य के मौजूद है होने को प्रमाणित करने के लिए बाध्य है, बाउंड है, तो उसी पर क्या होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ। इसके बाद आपका दृष्टांत लिखेंगे, क न्यायालय से चाहता है कि वह ख को उस अपराध के लिए दंडित करने का निर्णय दे जिसके बारे में क कहता है कि वह ख ने किया। क को यह साबित करना होगा कि ख ने वह अपराध किया है। क्यों? क्योंकि आपका अधिकार की मांग कौन कर रहा है न्यायालय से, क यानी कि ए। फिर व्याख्या लिखेंगे, इस धारा के तहत, व्याख्या 4-5, अगर समय न रहे तो 3 लाइन लिखिए, लेकिन व्याख्या का क्रोड जरूर लिखिए। इस धारा के अंतर्गत सबूत का भार एक आबद्धता है। यह उन तथ्यों एवं परिस्थितियों का अस्तित्व सिद्ध करने की आबद्धता है जिन्हें न्यायालय से वांछा रखने वाले पक्षकार द्वारा प्रस्थापित किया जाता है। यह सदैव उस पक्षकार पर बना रहता है जो न्यायालय से निर्णय की मांग करता है, और यह ऑब्लिगेशन, दायित्व या जो भार है, कभी बदलता नहीं है। यानी कि यह कभी बदलता नहीं है। अगर आपके पास समय रहे तो कुछ तर्क लिखेंगे, नहीं तो तर्कों को छोड़ देंगे। तर्क भी हैं इसके पीछे। तर्क ये है कि भाई ऐसा क्यों नियम बनाया गया, तो पहला तर्क ये है कि किसी बात का सकारात्मक पक्ष
सिद्ध करना उसके नकारात्मक पक्ष को सिद्ध करने की अपेक्षा आसान होता है। दूसरा आपका ये तर्क देंगे कि सबूत का भार व्यक्ति को आबद्धता के अधीन लाता है और लांछन लगाने की संभावना को कम करता है। इसके बाद आप यानी कि 2-3 तर्क दे देंगे। ये भी कह सकते हैं कि वादी को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। हाँ, धारा 101 में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वह कभी बदलता नहीं है, लेकिन इसका तुरंत लिखेंगे। इसका एक अपवाद दिया गया है 106 में स्पेशल, जहाँ की रेस एप्सिलॉन क्विटर का सिद्धांत है, जहाँ की कुछ परिस्थितियों में सबूत का भार क्या हो जाता है, बदल जाता है। अगर आप चाहें तो ज़्यादा नहीं, 101 लिखते समय 1-2 लाइन, ज़्यादा नहीं, तर्क भी ना दीजिएगा, उतना समय नहीं रहेगा जो मैं तर्क दे रहा हूँ। एक लाइन ये जरूर लिख सकते हैं कि 101 का स्पेशल एक्सेप्शन 106 है, जहाँ की किसी विशिष्टतः ज्ञात तथ्य के बारे में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसे जि, उस व्यक्ति पर होगा जो व्यक्ति ऐसे विशिष्ट तथ्य का ज्ञान रखता है। यानी कि ऐसे विशिष्ट तथ्य का क्या रखता है, ज्ञान। और उदाहरण न दीजिएगा, वो अलग से पूछे तब टिकट वाला उदाहरण है, क्योंकि उतना समय नहीं रहता। आगे चला जाए आपका, अब 102 लिखेंगे। सबूत का भार किस पर होता है, यानी कि ऑन हुम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, यानी कि किस पर लाइज करेगा। तो देखिए आपका सेक्शन 102 का बैरेक्ट याद करके जाना है। किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई एविडेंस न दिया जाए। यानी कि फिर एक बार देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि इसे साबित करने का भार भी कहा जाता है। साबित करने का भार किस पर होगा, तो उस व्यक्ति पर होगा जो विफल हो जाएगा, फेल मार जाएगा यदि किसी समय विशेष पर दोनों ओर से किसी भी ओर से साक्ष्य न दिया जाए। फिर दृष्टांत हैं। दृष्टांत समय न रहे तो न लिखिए, मैं फिर बता रहा हूँ। समय रहे तो एक दृष्टांत दे दीजिए, न रहे न लिखिए। आपका देखा जाए, आपका यह धारा सबूत पेश करने के भार से संबंधित है। सबूत पेश करने के भार से संबंधित है किसी प्रकार, इसलिए इसे ओनस प्रोबेंडी कहा जाता है। ओनस प्रोबेंडी 101 को फैक्टो प्रोबेंडा और 102 को क्या, ओनस प्रोबेंडी। किसी प्रकरण के लंबन के दौरान किसी समय विशेष बिंदु पर सबूत पेश करने का भार उस व्यक्ति पर यह धारा डालती है जो असफल हो जाएगा यदि दोनों ओर से कोई सबूत न पेश किया जाए। आपका यह सबूत का भार 102 का सदैव परिवर्तित होता रहता है। ये जरूर लिखिएगा, ये सदैव क्या है, परिवर्तित होता रहता है। आपका अगला देखिए 103, 102 इतना ही लिखेंगे। किसी विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार 103 सेक्शन में दिया गया है। देखिए क्या कहा गया है,
किसी विशिष्ट तथ्य के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से यह चाहता है कि वह उसके अस्तित्व में विश्वास करे। जब तक कि किसी विधि द्वारा यह उपबंधित न हो कि उस तथ्य के सबूत का भार किसी विशिष्ट व्यक्ति पर होगा। यानी कि इसका मतलब, अगर कोई स्पेशल फैक्ट है, विशिष्ट तथ्य है, तो जो व्यक्ति उस विशिष्ट तथ्य का ज्ञान रख माने जो विशिष्ट तथ्य है, तो विशिष्ट तथ्य जो व्यक्ति न्यायालय से यह चाहता है कि न्यायालय इस स्पेशल फैक्ट में विश्वास करे, उसी व्यक्ति पर बर्डन ऑफ क्या होगा, प्रूफ। एक उदाहरण दीजिएगा प्ली ऑफ एलिबाई का, यहाँ एक शॉर्टकट में दीजिएगा, शॉर्टकट में उदाहरण देना है प्ली ऑफ एलिबाई का। ए पर आरोप है कि उसने दिल्ली में 10 जनवरी को दिन में 10 बजे बी की हत्या की। ए न्यायालय में साक्ष्य पेश करता है, न्यायालय में कथन करता है कि हजूर, इस समय मैं दिल्ली से बहुत दूर था, अतः ये हत्या मैंने नहीं की। ऐसी दशा में ये साबित करना, ये विशिष्ट तथ्य है और इसको साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जो न्यायालय से कहता है कि न्यायालय विश्वास करे कि मैं घटना स्थल से क्या था, दूर। एक उदाहरण ऐड कर दीजिएगा। इसके बाद आपका 103 के बाद आप 103 के बाद आप 104 लिखेंगे और 104 में एक आपका एलस्टेशन जरूर लिखेंगे। देखिए धारा 104, ऐसे तथ्य को सिद्ध करने का भार जिसका सिद्ध किया जाना किसी साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए आवश्यक है। तब ऐसी दशा में, यानी कि ऐसे तथ्य को साबित करने का भार जिनका साबित किया जाना किसी व्यक्ति को किसी अन्य तथ्य का साक्ष्य देने को समर्थ करने के लिए आवश्यक है, उस व्यक्ति पर होगा जो ऐसा साक्ष्य देना चाहता है। माने एक तथ्य दूसरे पर डिपेंड है, पहले एक तथ्य को साबित करिए, तब आप दूसरे तथ्य को एविडेंस के रूप में क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत। एक मैं बता रहा हूँ, 2 उदाहरण यहाँ, लेकिन आप कम से कम एक दीजिएगा, 2 ना दीजिएगा। हाँ, आप यहीं लिख देंगे आपका बेयर एक्ट के बाद कि न्यायालय को विवेकाधिकार है कि न्यायालय सेक्शन 136 के तहत इस नियम को शिथिल कर सकता है, लेकिन उन्मुक्ति नहीं दे सकता, छूट नहीं। दूसरा तथ्य स्वीकार कर सकता है और कह सकता है कि पहले तथ्य को बाद में आप क्या करिएगा, साबित। 2 उदाहरण मैं बता रहा हूँ सटीक यहाँ, और अच्छे से तैयार करके जाना है। एक उदाहरण समय हो तो लिख दीजिए। एक पक्षकार हैं जो चाहता है कि हजूर बी ने मरने से पहले मृत्युकालिक कथन किया था, अतः इस कथन को आप एविडेंस में स्वीकार करिए। तो ए को इस बात को साबित करना होगा कि हजूर बी ने जो कथन किया, तो बी कथन करने के बाद मर गया, यानी कि पहला फैक्ट ये प्रूफ करना होगा कि जिस व्यक्ति का कथन है वह क्या हो गया है, मर गया है। तब उसके कथन को न्यायालय एडमिट करेगा, स्वीकार करेगा। इसी प्रकार द्वितीयक साक्ष्य भी आपका उदाहरण आता है। अगर कोई व्यक्ति न्यायालय में सेकेंडरी एविडेंस पेश करना चाहता है, तो सर्वप्रथम एविडेंस की धारा 65 में
जो 7 कंडीशन दी गई हैं उन कंडीशनों में से पहले किसी एक को क्या करे, साबित। अब आइए सेक्शन 105 चला जाए। देखिए जहाँ तक धारा 105 की बात है, 105 की विशेषता ये है कि ये धारा केवल और केवल क्रिमिनल मामलों में लागू होती है। हाँ, यहाँ से थोड़ा सतर्क रहना है। 105 से सतर्क इस बात में रहना है कि आपका 105 से आपका एक अलग से भी क्वेश्चन बन जाता है या समस्या बन जाती है। और अलग से अगर क्वेश्चन बनता है तो थोड़ा लिखते समय आप बढ़ा देंगे। ये बन सकता है कि जब कोई अपराध का अभियुक्त अपना मामला जनरल एक्सेप्शन में लाता है आईपीसी के सामान्य अपवादों में, तो सबूत का भार क्या होगा। तो 105 पर अलग टिप्पणी बन जाए तो थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। देखिए 105 क्या कहती है, पहले आपका बैरक देखा जाए। आपराधिक मामलों में सबूत का भार सदैव अभियोजन पर रहता है तथा यह कभी बदलता नहीं है। यदि अभियोजन पक्ष द्वारा अपराध पूर्णतः सिद्ध कर दिया गया है तो मामले को साक्ष्य द्वारा खंडित करने का भार अभियुक्त पर होता है। और अभी 105 शुरू नहीं हुआ, ये भूमिका बांधेंगे। देखिए अलग से बता रहा हूँ कैसे लिखेंगे। आप क्रिमिनल मामलों में बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन या परिवादी पर होता है तथा यह कभी बदलता नहीं है। यदि अभियोजन पक्ष द्वारा अपराध को पूर्णतः सिद्ध कर दिया जाता है तो मामले को साक्ष्य द्वारा खंडित करने का भार अभियुक्त पर आ जाता है। तो धारा 105 बताती क्या है, सेक्शन 105 बताता क्या है, आपका लिखना पड़ेगा। देखिए जब कोई व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त है तब उन परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का भार जो उस मामले को भारतीय दंड संहिता के साधारण अपवादों में से किसी के अंतर्गत या उसी संहिता के किसी अन्य भाग में या उस अपराध की परिभाषा करने वाले किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी विशेष अपवाद या परंतु के अंतर्गत कर देती हैं, उस व्यक्ति पर हैं और न्यायालय ऐसी परिस्थितियों के अभाव की उपधारणा करेगा। यानी कि इसका मतलब ये आया कि अगर अभियुक्त अपना मामला एक्सेप्शन में लाना चाहता है, कम दंड में लाना चाहता है या 76 आईपीसी से लेकर 106 तक में लाना चाहता है तो ये बात न्यायालय में प्रूफ करने की जिम्मेदारी किस पर होती है, तो आपका जवाब रहेगा अभियुक्त पर ही होती है। आपका हत्या का अभियुक्त को अभिकथित करता है कि वह चित्त विकृतता अनसाउंड माइंड के असर में हत्या किया है, तो अनसाउंड माइंड वह हत्या करते समय था, इस बात को प्रूफ करने का जिम्मेदारी किसकी होगी, अभियुक्त को। वैसे डिटेल में कम आता है, अगर डिटेल में आ जाए तो आपका नोट्स में रहेगा, एक दो केस लिख दीजिएगा और आपका माने केस लिखकर निकल जाना है।
अब इसके बाद आपका 2 लाइन लास्ट में यहाँ दिखाना पड़ेगा। ये तो सबूत के भार के बारे में सामान्य नियम बताया गया, लेकिन अपवाद में 2 लाइन लास्ट में लिख दीजिएगा। ऊपर भी मैं लिखा हूँ, वैसे नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। आपका सबूत के भार के अपवाद यानी कि आपका कह सकते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ के जो एक्सेप्शन हैं वह 106 से लेकर 114 ए तक में दिए गए हैं। तो आपका 2 क्वेश्चन कराया गया, इसको अच्छे से तैयार रखिए, पूरा चांस रहता है आने का। और अलग धारा दृष्टांत पूछे तो भी तैयार रखना है। 103 से पूछ सकता है, 104 का दृष्टांत, 101 का, 102 का, 105 का भी, यानी कि हर एक एलस्टेशन भी अलग से पूछा जा सकता है। धन्यवाद।